चलिए, ये तो खैर एग्ज़ैक्टली मैंने जितना पैसा है उस बात का हर जैसे एक ज़िक्र कर रहा था। मेरी बात हो रही थी जब गुरमीत जी से, तो वो ज़िक्र कर रहे थे इस बात का। अच्छा गुरमीत जी, आज अप्रैल सीरीज़ का बिगिनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट पे हुआ है और जितने भी ओवरसोल्ड ज़ोन्स थे, स्पेशली बैंकिंग, आईटी थोड़ा मूव देते हुए। अ, आप कैसे देख रहे हैं इस स्विंग को? और एक और चीज़, आज सुबह चर्चा का सबसे बड़ा विषय था नैस्डैक की प्राइस परफॉर्मेंस। बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस लास्ट लगभग 10 दिन की। उसके कंपैरिजन में निफ्टी आईटी वो स्विंग अब तक नहीं दे पाया है। कहा जा रहा है ये भी कि वहाँ पे सिर्फ कुछ चंद स्टॉक्स ने, लाइक माइक्रोसॉफ्ट फॉर इंस्टेंस, वो डिलीवर किया और वो थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, लेकिन वो एक सेकुलर मूव नहीं है नैस्डैक में। आपका टेक इस वक्त क्या है निफ्टी आईटी पर? नीरज जी, दो चीजें आप देखिए। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ था पिछले साल, तो सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मेंस भी नैस्डैक में आया था। 16,000 का जो पीक था नैस्डैक का, वो 10 साढ़े 10,000 रह गया था। तो अब बाजार को ये लग रहा है कि हम शायद इंटरेस्ट रेट्स के पीक पर हैं। हो सकता है 25 पैसा और रेट हाइक हो सकता है, यूएस में भी हो सकता है। अभी आरबीआई का भी एमपीसी है अगले हफ्ते। बट मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, तो जैसे जैसे बाजार को ये लगेगा कि रेट पीक्स हो गए हैं या पीक रेट जो है, तो बाजार आगे क्या होगा उसको डिस्काउंट करता है। फेड फ्यूचर्स बता रहे हैं कि शायद 50 पैसे का रेट कट हो सकता है सेकेंड हाफ ईयर में। बैंकिंग सिस्टम में यूएस के थोड़ी स्टेबिलिटी है। जो फंड्स विड्रॉ हो रहे थे, जो बैकस्टॉप अरेंजमेंट दिया था, उसमें थोड़ी सी कमी आई। इसका मतलब जो डिपॉजिट विड्रॉल है वहां पे, तो एक थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो ऐसा लग रहा था कि ये बढ़ सकता है कंटेजियन, उसको लेके थोड़ी राहत है। तो इसका डायरेक्ट कोरिलेशन होता है टेक से। इंडियन आईटी का मुझे लगता है जब वीरेंद्र जी रिजल्ट्स आएंगे और कमेंट्री आएगी, क्योंकि अभी एक मार्केट में ये है कि जो डिमांड वाले डिसीजंस हैं उसमें आपको डिले देखने को मिलेगा, क्योंकि बीएफएसआई काफ़ी आईटी कंपनीज़ में 25 से 30% के बीच में का रेवेन्यू वर्टिकल है। तो उसका मुझे लगता है जब थोड़ी क्लैरिटी आएगी, तो आपको शायद ज़्यादा बड़ा मूव देखने को मिलेगा और थोड़ा डिफरेंशिएशन होगा। वीरेंद्र जी, आप देखिए कुछ कंपनीज़, अगर जैसे आप आईटी में भी देखेंगे, उन्होंने रिलेटिवली बेटर किया है। तो जहाँ पे वैल्यूएशन रीज़नेबल था, वहाँ करेक्शन कम आया है मार्केट में। और जहाँ थोड़ा आईटी स्टॉक्स ज़्यादा थे, मिड कैप आईटी, आप देखिए जो 50, 60, 70 का अगर आप मल्टीपल देंगे तो वो सस्टेनेबल नहीं है। और हमने ईआरडी में भी डिफरेंशिएशन देखा है। तो टाटा एल्क्सी में हमने करेक्शन देखा है। केपीआईटी 10% ऊपर है पिछले 1 महीने में, क्योंकि उन्हें पहले रेनॉल्ट मिला, फिर होंडा का लेबल मिला। वो ऑटो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, जिसे हम बोलते हैं केस, कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड इलेक्ट्रिक। तो उनका सारा रेवेन्यू जो आता है टॉप ऑटो लेबल से आता है। तो मुझे लगता है इस साल आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। सारे आईटी अच्छा नहीं करेंगे। जहाँ जो इस एनवायरनमेंट को अच्छा नेविगेट कर पाएँगे, वहाँ आपको जो है डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। चलिए, तो आईटी पे आपका टेक था ये इस वक्त। और निफ्टी 17,260, बैंक निफ्टी हल्का सा बैकफुट पे आया है और निफ्टी आईटी थोड़ा सा, जो वो सुबह सुबह एक बहुत स्ट्रांग मूव था, वो थोड़ा सा अगर आप देखें कोलैप्स हो रहा है। अच्छा गुरमीत जी, आज एचयूएल ने जो प्राइस कट का ऐलान किया, अभी तो हालांकि डिटर्जेंट सेगमेंट्स में किया है, सोप्स में किया है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और अभी आईटीसी का 10 रोज़ 15 रोज़ पहले जो स्टेटमेंट आया था कि वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, वो हम पीछे छोड़ चुके हैं। निफ्टी एफएमसीजी रिएक्ट भी कर रहा है। आपका टेक एफएमसीजी को पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? थोड़ा-सा मुझे लगता है, अगर आप डब्ल्यूपीआई देखें वीरेंद्र जी, पिछले साल जब डब्ल्यूपीआई ना, इसके बाद सीपीआई में, जैसे पहले डब्ल्यूपीआई 13-14% हुआ था, फिर सीपीआई इंडिया में बढ़ना शुरू हुआ था। डब्ल्यूपीआई 3.85 आया है। इसका मतलब है मार्जिन्स में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा बहुत सारी कंज्यूमर कंपनीज़ में। और थोड़ा-सा क्योंकि डिमांड सॉफ्ट है रूरल में, वो थोड़ा-सा उसको कैपिटलाइज़ करना चाह रहे हैं। तो अगर इनपुट इन्फ्लेशन कम है, तो मार्जिन्स को मेंटेन करते हुए अगर आप थोड़ा प्राइस कट करके डिमांड को थोड़ा रिवाइव कर सकते हैं, स्पेशली स्टेपल्स में, जो कंज्यूमर स्टेपल्स बोलते हैं एफएमसीजी में। वो मुझे लगता है थोड़ी स्ट्रैटेजी रहेगी। तो मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि जो इन्फ्लेशन टेकर्स थे लास्ट ईयर, उनको काफी इंपैक्ट आया मार्जिन्स में, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज रही हो, चाहे वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स रहा हो, चाहे वो एफएमसीजी रहा हो। तो वहां आपको थोड़ा सा मुझे लगता है इस साल मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कमोडिटी, एक तो बेस इफेक्ट होगा, कमोडिटी प्राइसेस थोड़ा सा सॉफ्ट हुए हैं, फ्यूल कॉस्ट कम हुआ है, क्रूड डेरिवेटिव्स में थोड़ा सा है। बट थोड़ा-सा ये मानसून का भी देखना पड़ेगा, कुछ रेन्स ने इम्पैक्ट किया है क्रॉप को, तो थोड़ा कहना अभी मेरे हिसाब से जल्दबाज़ी होगी। बट ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट जो मुझे लगता है रूरल इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेगा। इलेक्शन ईयर भी है, गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस होगा कि थोड़ा स्पेंडिंग रूरल में बढ़े। तो मे बी सेकंड हाफ ऑफ द ईयर मुझे ऐसा लगता है शायद ज़्यादा अच्छा होगा कंज्यूमर कंपनीज़ के लिए और एफएमसीजी।
ओके, तो शायद अभी भी आप देखना चाहें कि एग्जैक्टली मानसून कैसे आ रहा है, प्रोसीड कर रहा है, और मानसून की जो फिगर्स हैं वो कैसी हैं, उसके बाद आई थिंक कोई डिसाइसिव कॉल लेंगे। आप एफएमसीजी बास्केट में थोड़ा हल्का सा निफ्टी बैकफुट पे आया, एक हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग की फीलिंग तो नज़र आ रही है। अच्छा गुरमीत जी, अभी इसी कार्यक्रम में जब लास्ट इंटरेक्शन हमारा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से हुआ था गौतम शाह से, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि फार्मा में अब अपॉर्चुनिटीज तलाशनी चाहिए, और वो बुलिश भी थे। फार्मा में आपका व्यू भी सिमिलर है क्या इस वक्त? अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे हैं आप इस वक्त? तो फार्मा वीरेंद्र जी बहुत काफ़ी बीटन डाउन हुआ पिछले 1 साल में। इनफैक्ट अगर आप वेटेज देखेंगे निफ्टी फार्मा का, तो 3.5% रह गया है इंडेक्स में, जो मुझे लगता है काफ़ी नियर टू ऑल टाइम लो होगा। आप कोई भी डेवलप्ड मार्केट देखेंगे तो हेल्थ केयर का वेटेज 10, 11, 12% मिलेगा आपको किसी भी वेस्टर्न इकोनॉमी में, और काफ़ी करेक्शन आया है। जेनेरिक्स में भी आया है, क्रैम्स और एपीआई स्पेस में आया है। आप लॉरस देखिए ₹700 का शेयर, 300 के भी नीचे आया। डिवीज़ लैब में हमने लगभग 40-50% का करेक्शन देखा है। डायग्नोस्टिक स्पेस में करेक्शन आया है क्योंकि डिस्टर्ब हो रही थी वो स्पेस। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा शायद डिफरेंशिएशन होगा यहाँ भी। जो अभी भी मैं यूएस जेनेरिक्स डिपेंडेंट कंपनीज़ पे शायद नहीं जाऊँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं, प्राइसिंग इश्यूज़ हैं, यूएस एफडीए इश्यूज़ हैं। पर जो ब्रांडेड जेनेरिक्स हैं, जो जो कंपनीज़ बाय प्रिस्क्रिप्शन सेल होती हैं और जिनका ओटीसी काउंटर बहुत स्ट्रांग है। कुछ एमएनसी फार्मा है, कुछ इंडियन कंपनीज़ हैं। एक बहुत अच्छा आईपीओ भी आने वाला है अगले माह शायद मैनकाइंड फार्मा का, जो कि इंडिया की नंबर 2 कंपनी है बाय प्रिस्क्रिप्शन। पहली पहली सन फार्मा है। उसके अलावा मैं थोड़ा-सा ये जो क्राइम स्पेस है, अगर इन्वेस्टर 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर का पेन और ले सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस लंपी होता है। जब मोनोपीराविर अप्रूव हुआ, तो सडनली जो कस्टम सिंथेसिस का बिज़नेस था, वो सबका $100-200 मिलियन डॉलर का उनका रन रेट बढ़ गया। अभी कोविड नहीं है, तो वो रन रेट को वो कवर अप कर रहे हैं। फिर आपके जो सॉल्वेंट प्राइसेज़ हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, उसमें भी एब्रेशन आया है। कॉन्ट्रैक्ट्स की रीप्राइसिंग होती है। बड़ा टेक्निकल सेक्टर है ये। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन कम्फर्ट बहुत ज़्यादा है, बट हो सकता है कि इमीडिएट, जैसा मैं बोल रहा हूँ, बाज़ार का जो भी नेचर है, इमीडिएट ट्रिगर ना हो, बट रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ बहुत अच्छा है फार्मा में इन जनरल। आपने कोविड का जिक्र किया ना, तो मुझे दो स्टॉक्स तुरंत याद आए गुरमीत जी। एक तो था आपका लिंडे, प्लीज़ लेके आइएगा स्क्रीन पे इसको। और 4080 पे आज भी ये अपने करियर के हाई पे बैठा है। और इनफैक्ट मैं बताऊं आपको, 4194 18 अप्रैल 2022 को जो उसका हाई था, उसको आज ऑलमोस्ट रीगेन करता हुआ। अच्छा, जो आपने एपीआई स्टोरेज की बात की थी ना गुरमीत जी, एपीआई में वो एक चीज़ होता है ना, विश्पान भाई। एपीआई में आपको बताऊँ, इनफैक्ट डॉलर्स लेके आइए स्क्रीन पे जरा एक बार। ये स्टॉक था करीब करीब, ये कोविड की थीम थी। 6 अगस्त 2021 को इसने हाई लगाया 718, नाउ इट्स 296। अगर आपसे गलती हुई और आपके पास ये स्टॉक्स अभी भी हैं, तो ये एपीआई वाली थीम को नमस्कार करने में फ़ायदा है आपको? आपको लगता है कि या फिर होल्ड करें, ये प्राइस मिल पाएंगे दोबारा? देखिए, मैंने जैसे बोला वीरेंद्र जी, ना बिज़नेस जो है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, तो फार्मा आउटसोर्सिंग का है। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इसकी अपॉर्चुनिटी जो है वो चाइना प्लस वन से भी है, और वुहान खाली कोविड का हब नहीं था, वुहान एपीआई का भी हब है। अब चाइना लगभग 80% मार्केट शेयर, और आप ग्लोबली अगर कंपनीज देखेंगे, लॉन्जा देखेंगे, कैटलैंड देखेंगे, जो बड़ी कंपनीज हैं स्पेस में, वो 3-4-5 बिलियन डॉलर का रेवेन्यूज करती हैं। हमारी सबसे बड़ी कंपनी 200-300 मिलियन डॉलर करती है। तो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। बट क्योंकि रेगुलेटेड सेक्टर है, और आपका एक मॉलिक्यूल अगर कमर्शियलाइज होगा, तो वो सडनली काफी नंबर्स ऐड कर सकता है। तो इसमें आपके जो केमिस्ट्री स्किल्स है, रिलेशनशिप है एमएनसी फार्मा से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डिवीज है, वो लेट लाइफ साइकिल स्ट्रेटेजी में उसकी महारत है। बहुत अच्छे इनोवेटर कस्टमर सिंथेसिस स्किल है। लॉरस का अपना वो है। फिर इसमें बायोलॉजिक्स में कस्टम सिंथेसिस है, बहुत टेक्निकल लाइन है, और बिजनेस लंपी रहेगा। जैसे ही आपका कोई मॉलिक्यूल अप्रूव होगा, कमर्शियलाइज होगा, सडनली इम्पैक्ट भी। तो इसमें मूवमेंट भी अगर आप देखेंगे, लॉरस जैसे मैं बात करूँ, स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ₹70 से 700 गया। तो वो 700 से अभी 300 के आसपास आया। तो इसमें मूवमेंट भी ऐसी आती है। डिवीज़ भी 1500-1600 से उसने 5000 की जर्नी करी थी। तो ये बिज़नेस लंपी है, और ऐसे दौर आएँगे जब कुछ नहीं होगा, 2-2 3-3 क्वार्टर कुछ नहीं होगा, और नंबर्स खराब हो सकते हैं। तो बड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है। बट इस स्तर से मुझे लगता है वैल्यूएशन कम्फर्ट है थोड़ा-सा। बट हो सकता है कुछ ना हो अगले 1-2 क्वार्टर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, तो आप उसमें बने रह सकते हैं।